हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें शिमचोंग को दिखाते हैं जो यूं ही सड़कों पे घूम रही होती है। फिर उसकी नजर स्कूल की कुछ लड़कियों पे पड़ती है जो एक मासूम सी लड़की को तंग कर रही होती हैं और उसे कहती है कि आज मुझे किताबें खरीदनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो जल्दी से तुम मुझे पैसे दे दो। तो वो मासूम लड़की चुपचाप उन चारों को अपने पैसे दे देती है और वो चारों पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तो शिमचोंग को लगता है कि शायद किसी से पैसे लेने का यही तरीका है। फिर एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम यूना होता है वो अपने स्कूल जा रही होती है तो शिमचोंग उसके पास आ जाती है। शिमचोंग उसका बैग पकड़ती है और उसे कहती है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती और चलो मुस्कुरा दो, मुस्कुराना अच्छी बात होती है। तो यूना कहती है क्या पैसा क्यों कर रही है? तो शिमचोंग कहती है कि क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, मुझे भूख लगी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो यूना शिमचोंग से पीछे होती है और कहती है कि शर्म करो, एक छोटी सी बच्ची को तंग कर रही हो। तो शिमचोंग कहती है कि ये तंग करना क्या होता है? तो यूना कहती है कि वही जो तुम मुझे अभी कर रही हो। फिर यूना शिमचोंग को नूडल्स खिलाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अपने एमसीसी से खिलाया क्योंकि तुम्हें भूख लगी हुई थी। तो शिमचोंग कहती है कि एमसीसी क्या होता है? तो यूना कहती है कि आखिर तुम्हें इन सब बातों का क्यों नहीं पता, इसका मतलब है मॉम्स क्रेडिट कार्ड। तो शिमचोंग कहती है कि क्या ये पैसों से भी ज्यादा अच्छा है? तो यूना कहती है कि एक ही बात है, खैर अब तुम दोबारा आइंदा से ऐसा मत करना। तो शिमचोंग कहती है कि ठीक है, नहीं करूंगी। यूना कहती है कि पैसे इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते, मेरी मॉम इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं, उन्हें तो मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। मेरी मॉम सुबह और शाम पैसे कमाने के लिए काम करती है। तो शिमचोंग कहती है कि वो पैसे इतना क्यों कमाती हैं? तो यूना कहती है कि तुम तो कोई काम नहीं करती, तो तुम ही सोचो, वो पैसे इसलिए कमाती हैं ताकि वो मुझे खुश रख सके। तो शिमचोंग कहती है कि अगर वो सुबह से लेकर शाम तक पैसे ही कमाती हैं तो तुम्हें खुश करने का मौका कब मिलता है? तो यूना कहती है कि ये तो नहीं पता पर मिल जाता है। फिर खाना खाकर वो दोनों बाहर आ जाती हैं। यूना को उसके स्कूल का मैसेज आता है। तो यूना कहती है कि मेरी मैथ्स की क्लास शुरू होने वाली है और मैं दुआ करती हूँ कि तुम जिसे ढूंढने आई हो वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। फिर यूना शिमचोंग को थोड़े से पैसे देती है और कहती है कि ये रख लो और इन्हें थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना और खाना खा लेना और तुम जल्दी अपने लिए कोई जॉब भी ढूंढ लो ताकि तुम्हें भूखा न सोना पड़े। और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। तो शिमचोंग कहती है कि समझ गई। तो यूना उसे बाय करते हुए फिर चली जाती है। फिर शिमचोंग भी जाने लगती है। जाते हुए यूना जोंजे से टकरा जाती है और कहती है कि अंकल देख के नहीं चल सकते? तो जोंजे कहता है कि देखो बेटा, देख के चलने की तुम्हें जरूरत है। तो यूना उसे पागल कहते हुए जाने लगती है। तो जोंजे कहता है कि कितनी शरारती लड़की है, मुझे अंकल कह रही है, क्या इसे मैं दिखने में अंकल लगता हूँ? फिर नमदू जोंजे को रोकता है और उसे कहता है कि चलो हमें देर हो रही है। और फिर यहाँ पर भी शिमचोंग और जोंजे एक दूसरे के पास से तो गुजरते हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर जाते हुए शिमचोंग को फिर से वही बुली करने वाली लड़कियां दिख जाती हैं। वो उस मासूम से लड़की को तंग कर रही होती हैं और कहती हैं कि अब मुझे और भी पैसे चाहिए। तो शिमचोंग कहती है कि तंग नहीं करो, छोड़ दो उसे, ये बुरी बात है। तुम्हारे पास एमसीसी नहीं है क्या? वो भी पैसों की तरह ही होता है। तो वो चारों लड़कियां शिमचोंग पे हंसने लगती है। फिर शिमचोंग अपने पकड़े हुए पैम्पलेट्स को रोल करती है। जब पहली लड़की शिमचोंग को मारने के लिए आती है तो शिमचोंग उसे पैम्पलेट से मारती है और वो साइड पर हो जाती है। फिर जब दूसरी लड़की शिमचोंग को पीछे से पकड़ती है तो शिमचोंग उसे धक्का देती है और वो उड़ते हुए जाकर गिरती है। फिर शिमचोंग एक लड़की को पकड़ती है और कहती है कि वादा करो मुझसे, आइंदा तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगी। तो वह कहती है कि मैं वादा करती हूँ, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और ये लड़की, इसने हमारे पैसे लिए हैं। तो शिमचोंग कहती है कि अरे तुम तो झूठ भी बोलती हो। तो वह सभी भागते हुए वहाँ से जाने लगती हैं। तो शिमचोंग कहती है कि कहाँ जा रही हो, मेरी बात सुनो, झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ मत बोला करो। फिर शिमचोंग मासूम लड़की के पास आती है और उसे कहती है कि तुम भी झूठ बोलती हो क्या? तो वो शिमचोंग को देखकर वहाँ से भाग जाती है। तो शिमचोंग कहती है कि झूठ बोलना बुरी बात है, तुम तो कम से कम नहीं बोलो ना। फिर भागते हुए उस बुली गर्ल को उसकी मॉम की कॉल आती है। तो कॉल उठाते हुए कहती है कि मामा मैं तो स्कूल में ही हूँ और वो किसी और की नहीं बल्कि जैनजिन की ही बेटी होती है। तो जैनजिन कहती है कि तुम सच बोल रही हो ना, और अगर तुम स्कूल हो तो वहीं पर रहना, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी और बुरे बच्चों से तुम दूर रहना। अब तुम अपने भाई को ही देख लो, बुरे लोगों के साथ रहकर वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। खैर तुम्हें ये सब बातें अभी कहाँ समझ आएंगी, तो मैं रखती हूँ। फिर वो लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट के अंदर आते ही जैनजिन को एक स्कैम मैसेज आता है और फिर उसी लिफ्ट में जोंजे भी आ जाता है। तायो को दिखाते हैं, वो उन्हें बताता है कि थोड़ी ही देर में लिफ्ट बंद हो जाएगी। और फिर 17 फ्लोर पे आते ही लिफ्ट रुक जाती है। जैनजिन कहती है कि ये लिफ्ट कैसे रुक गई। फिर जोंजे जैनजिन के आगे आता है और अपनी ग्लासेस उतारता है। जैनजिन जोंजे को पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो मुझे पहले
मुझे भी एक बार उल्लू बना चुके हो और मैंने तो सुना था कि तुम मर चुके हो। तो जोंजे कहता है कि सॉरी, मुझे मारना तो आप नामुमकिन ही समझो। फिर जोंजे अपना लाइटर निकाल लेता है। जानजिन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की, इतने में ही लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। जानजिन कहती है कि ये लाइट कैसे चली गई। तो जोंजे कहता है कि काफी अंधेरा है ना, तो क्यों ना थोड़ी सी रोशनी कर ले। और फिर जोंजे अपने लाइटर से जानजिन को हिप्नोटाइज करता है और फिर कहता है कि ये क्या, पीछे तो लिफ्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। जानजिन दरवाजे के पास होती है तो वो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पे होती है। जोंजे कहता है कि इस दरवाजे से बाहर जाने का तो कोई भी रास्ता नहीं है। जानजिन कहती है कि ये क्या है, ये सब आखिर क्या हो रहा है। जोंजे कहता है कि जरा संभाल के उस बेचारे के हाथ पे कहीं पाँव ना रख देना। अरे ये क्या, ये तो मुझे तुम्हारा ही बेटा लग रहा है। तो जानजिन आगे होकर देखती है तो वो उसी का बेटा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि मॉम प्लीज मुझे बचा ले। तो जानजिन अपने बेटे को पकड़ने लगती है और कहने लगती है कि तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। और फिर उसका बेटा ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। जानजिन रोने लगती है। तो जोंजे कहता है कि इस दर्द को महसूस करो, तुम्हारे बेटे ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली और महसूस करो इस खौफ को जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा होगा। और उसकी माँ के बारे में सोचो, उसे भी इतनी ही तकलीफ हुई होगी जितनी अभी तुम्हें हो रही है और वो अपनी सारी जिंदगी इसी अजियत में गुजारेगी। फिर जोंजे जानजिन के पास आता है और उसे कहता है कि उन लोगों के बारे में मत सोचो जिन्होंने तुम पर जुल्म किया था, बल्कि तुम अपने पत्थर दिल के बारे में सोचो और उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुमने तकलीफ दी। फिर जोंजे के चुटकी बजाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जानजिन लिफ्ट से बाहर आती है और जोंजे फिर से लिफ्ट में चला जाता है। जानजिन का मैनेजर कहता है कि आप ठीक तो है ना, वो पता नहीं लिफ्ट कैसे बंद हो गई थी। जानजिन कहती है कि वकील से राब्ता करो और उसे कहो कि अपना केस वापस ले ले। और जिस बच्चे ने सुसाइड की है, क्या उसकी माँ का नंबर तुम्हारे पास है, मुझे उससे बात करनी है। तो मैनेजर कहता है कि आपको उससे क्या बात करनी है। तो जानजिन रोते हुए कहती है कि माफी मांगनी है। मैनेजर कहता है कि माफी मांगनी है, आप ठीक तो है ना मैडम। जानजिन चली जाती है तो मैनेजर कहता है कि देखो तो जरा हमारी मैडम को क्या हो गया है, ये पागल तो नहीं हो गई कहीं। फिर ये तीनों वापस जा रहे होते हैं तो नमदू कहता है कि कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो और यहाँ पे कोई अपने आप को हीरो ही क्यों ना समझे, लेकिन मेरे दोस्त जोंजे के आगे सभी फेल हो जाते हैं। और अगर हम लोग ये चोरी चकारी ना करते तो मैं सारी दुनिया को दिखाता कि मेरा दोस्त कितना टैलेंटेड है। तो जोंजे कहता है कि अरे बस भी करो। तो तेयो कहता है कि वैसे तुम हिप्नोटाइज कैसे करते हो, क्योंकि तेयो बहुत कम बोलता है। तो नमदू कहता है कि देखो तो इसे ये जानने की कितनी एक्साइटमेंट है, इसलिए आज इसने अपना मुंह खोला है, तुम्हें इसको तो ये बताना ही होगा। तो जोंजे कहता है कि फिर ऐसा है क्या। तो इसकी शुरुआत होती है आंखों से। आंखें और दिमाग आपस में कनेक्ट होने चाहिए। हमने सबसे पहले उसे एक स्कैम मैसेज भेजा और जब उसने लिफ्ट में नंबर 17 देखा था तो वो पहले से हिप्नोटाइज हो चुकी थी। फिर होता है पैटर्न और इंटरप्ट और फिर वो ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो मैंने बनाई होती है। और इन सब की शुरुआत आंखों से होती है, वो वही देखता है जो मैं सोचता हूँ। तो असल खेल आंखों का होता है मेरे दोस्त, आंखों का। तो कुछ समझ आई तुम्हें। तो तेयो अपना सर नीचे कर लेता है। तो जोंजे कहता है कि अरे बुस्तिली, ये बच्चों के बस की बात नहीं। और फिर नमदू भी उसे कहता है कि तुम बस गेम्स वगैरह खेलो बच्चे। तो तायो कहता है कि बच्चे। और फिर वो लोग अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं और शिमचोंग भी वहीं पर होती है। शिमचोंग डस्टबिन से कपड़े निकाल कर पहन रही होती है। वहाँ पर एक फकीरनी भी होती है, वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कपड़े निकालो, मैं नजर रखती हूँ। वैसे इस इलाके में सभी अमीर लोग ही रहते हैं, वो लोग एक बार कपड़े पहनते हैं और फिर फेंक देते हैं। और अगर तुम्हें फ्री का खाना खाना हो तो सियोल स्टेशन चले जाना, वहाँ पर हम जैसे गरीबों को वो खाना देते हैं। वैसे तुम ये कपड़े पहनने के बाद बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो और हम लंबी लड़कियों पे सब कुछ अच्छा लगता है। और फिर वो उठ के शिमचोंग के पास आती है और कहती है कि ये जो कोट तुमने पहना है ये बहुत ज्यादा उम्दा लग रहा है। जब मैं अमीर हुआ करती थी तो इस जैसे कोट मैं रोज बदलती थी, इनकी कोई हैसियत नहीं थी मेरे सामने। वैसे तुम कहाँ से आई हो। तो शिमचोंग कहती है कि मैं समंदर पार से। तो फकीरनी कहती है कि अच्छा, तो तुम दूसरे मुल्क से हो। मैं भी पहले पेरिस और मिलान जैसे शहरों में शॉपिंग करने के लिए जाया करती थी। बहुत से मुल्कों में घूमी हूँ मैं और फिर मैं बैंकरप्ट हो गई, मेरी फैमिली बर्बाद हो गई और मैं यूं ही सड़क पे आ गई और अब दिन रात मैं सड़कों पे यूं ही घूमा करती हूँ। और फिर शिमचोंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो शिमचोंग कहती है कि मैं जोंजे को ढूंढने आई हूँ। तो फकीरनी कहती है कि अच्छा, अपने बॉयफ्रेंड का ढूंढने आई हो, तो वो कहाँ पे रहता है। तो शिमचोंग कहती है कि उसने कहा था कि वो सियोल में रहता है। फकीरनी कहती है कि क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है, उसका फोन नंबर। तो शिमचोंग बस उसे देख रही होती है।
तो फकीरनी कहती है कि ओ उसने तुम्हें अपना नंबर दिए बगैर ही तुमसे अपना पीछा छुड़वा लिया और फिर भी तुम यहाँ तक आ गई उसे ढूंढने के लिए। तुम्हें तो अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो शिमचोंग कहती है कि वो क्या होता है। तो फकीरनी कहती है कि क्या उसने कभी तुम्हारे सामने किसी खास जगह का नाम लिया था? ना चाहते हुए भी उसने तुम्हें किसी जगह का नाम तो बताया होगा कि जहाँ वो आया जाया करता था, तो तुम्हें उसे उसी जगह पर ढूंढना चाहिए। तो शिमचोंग कहती है कि बिल्डिंग 63। फिर हमें शिमचोंग को बस स्टॉप पे दिखाते हैं। फकीरनी शिमचोंग के हाथ पे बिल्डिंग 63 में जो बस जाएगी वो लिख देती है। फिर सभी लोग बस में जाते हैं और अपने बस कार्ड से पे करते हैं। फिर शिमचोंग बस में बैठती है। उसके पास बस कार्ड तो नहीं होता, तो बस ड्राइवर उसे कहता है कि तुम्हारा बस कार्ड कहाँ है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो शिमचोंग यूना के दिए हुए पैसे दिखाती है और कहती है कि पैसे तो मेरे पास हैं। तो बस ड्राइवर कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कम है, चलो कोई बात नहीं, तुम ये पैसे यहाँ पर रख दो और जाकर बैठ जाओ। तो शिमचोंग पैसे रखती है और जाकर बस में बैठ जाती है। फिर बस की विंडो ओपन करती है और पूरे सेउल को देख रही होती है। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो शिमचोंग का ब्रेसलेट ही देख रहा होता है। शिमचोंग भी बिल्डिंग 63 के बाहर खड़ी होती है और देखती है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग, और फिर सोचती है कि अगर मैं बिल्डिंग के सबसे ऊपर चली जाऊं तो क्या मैं जोंजे को यहाँ से देख पाऊंगी। फिर शिमचोंग एक्वेरियम पहुंच जाती है। शिमचोंग अभी अंदर जाती ही है क्योंकि वर्कर्स एक्वेरियम बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिमचोंग वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ देखती है तो कहती है कि इतना सारा खाना, मुझे तो लगा था कि मैं भूखी ही मर जाऊंगी। और फिर शिमचोंग एक्वेरियम में छलांग लगा देती है और मजे से तैरते हुए खाने लगती है। फिर हमें चाचिया को दिखाते हैं। वो जोंजे की मॉम के पास आती है और पूछती है कि क्या खाना बन गया। तो जोंजे की मॉम कहती है कि हाँ, लेकिन क्या किसी की बर्थडे है आज? तो चाचिया कहती है कि हाँ। तो जोंजे की मॉम कहती है कि मेरे बेटे की भी आज ही बर्थडे होती है। तो चाचिया कहती है कि अच्छा, और फिर उनसे पूछती है कि उन्होंने सूप में क्या मिलाया था। तो जोंजे की मॉम कहती है कि उसमें समुद्री पौधा, मेरे बेटे को वो सूप बहुत पसंद है। फिर चिंजू वहाँ पर आती है और कहती है कि इतना सारा खाना किसके लिए? अच्छा, तो ये सब कुछ तुम उस लड़की के लिए कर रही हो। तो चाचिया जोंजे की मॉम से कहती है कि आप सूप को थर्मस में डाल दें और बाकी सभी खाने आप लंच बॉक्स में पैक कर दें। चाचिया जाने लगती है तो चिंजू उसे रोकती है और कहती है कि मर्द ऐसी चीजों से जाल में नहीं फंसते। मेरी बात मानो, ये सब खाना वाना ना बेकार है। इससे तो अच्छा है तुम उसे नशे की गोली खिला दो और तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, बस तुम अपना ख्याल रखा करो। तो चाचिया कहती है कि मैं जहाँ पढ़ने जाती हूँ आज वहाँ एक छोटे बच्चे की बर्थडे है, तो ये सब कुछ उसी के लिए है। और वैसे भी कौन सा मर्द खाना खा के पछता है, कुछ भी। फिर चाचिया सारा खाना जोंजे के आगे रखती है और कहती है कि ये मैंने समुद्री पौधे से बनाया है, पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा या फिर नहीं। जोंजे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? चाचिया कहती है कि मैं नमदू से बात कर रही थी तो उसी ने मुझे बताया। तो जोंजे कहता है कि ये नमदू भी ना सब कुछ बता देता है। फिर जोंजे सूप को टेस्ट करता है और हैरान हो जाता है और दोबारा से खाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब जोंजे छोटा होता है तो उसकी मॉम उसे यही सूप बनाकर देती हैं और उसे बर्थडे विश करती हैं। फिर जोंजे अपनी मॉम से कहता है कि क्या हम लोग आज कहीं बाहर घूमने के लिए चले? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आज तुम्हारे डैड थोड़े से बिजी हैं तो तुम और मैं जाएंगे। फिर जब जोंजे के डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो तो जोंजे कहता है कि सीक्रेट है ये। फिर नमदू को दिखाते हैं, वो भी उन दोनों के पास आ जाता है और कहता है कि वाह क्या खुशबू है यहाँ पर तो। और फिर चाचिया से कहता है कि क्या ये सब तुमने बनाया है? तो चाचिया कहती है कि हाँ, आज जोंजे की बर्थडे है ना इसलिए। तो नमदू कहता है कि वाह क्या बात है भाई, देखने में तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन ये पूरी वाइफ मटेरियल है। देखने में तो ये खाना मजेदार लग रहा है और आज तुम्हारी बर्थडे है ना, तो फिर क्यों ना पार्टी हो जाए। चाचिया कहती है कि यहाँ पास में ही एक वाइन बार है नमदू। तो नमदू कहता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, जल्दी ही वहाँ पर रिजर्वेशन करवा लेता हूँ। तो चाचिया कहती है कि कौन सा अपार्टमेंट है? तो नमदू कहता है कि तुम्हें मसला क्या है यार, हमेशा अपने बर्थडे वाले दिन मरीज बन के बैठ जाते हो। तो कहाँ जाना है तुम्हें, किससे मिलना है, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो जोंजे कहता है कि नहीं, और बोर हो रहे हो ना तुम? तो नमदू कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा। तो जोंजे कहता है कि फिर तुम चाचिया को साथ दो और वाइन बार चले जाओ। और फिर जोंजे चाचिया को थैंक यू कहता है और कहता है कि सूप बहुत अच्छा था और चला जाता है। तो चाचिया उसे फिर से बर्थडे विश करती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। चाचिया ये सब कुछ नमदू के कहने पे कर रही होती है। नमदू कहता है कि ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आता, बहुत पत्थर दिल इंसान है ये। फिर नमदू चाचिया को बहुत से पैसे देता है और चाचिया वो ले लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी और लड़की से मिलने गया है, कोई और मिल गई है क्या उसे? तो नमदू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस पागल को कोई और लड़की मिलेगी। एक भी फैसला तो वो ठीक से कर नहीं पाता, वो दोस्ती तो कर लेता है लेकिन दिल में किसी को जगह नहीं देता। मुझे तो ये कोई साइको केस लगता है। और फिर चाचिया से पूछता है कि क्या ये तुमने बनाया है? तो चाचिया कहती है कि हाँ, और क्या मेरी घर की नौकरानी ने बनाया है। फिर जोंजे की मॉम को दिखाते हैं, वो जोंजे और अपने पिक्चर को देख रही होती हैं। फिर हमें फ्लैशबैक
फ्लैशबैक दिखाते हैं जब जॉन्जी अपनी मॉम के साथ एक्वेरियम आया था। जॉन्जी भागता हुआ जाने लगता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हम दोनों एक साथ आए हैं ना। तो जॉन्जी कहता है कि मैं दरवाजा बंद होने तक बहुत ज्यादा खेलना चाहता हूँ और भाग जाता है। और फिर जॉन्जी की मॉम भी उसके पीछे जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि जॉन्जी भी वहाँ पर आ चुका होता है। फिर हमें शिमचोंग को दिखाते हैं जो मजे से एक्वेरियम के अंदर सो रही होती है। फिर एक छोटी सी बच्ची शिमचोंग को देखती है और अपनी मॉम को बताती है। तो उसकी मॉम कहती है कि मरमेड का शो तो आधे घंटे बाद शुरू होना था, ये पहले कैसे शुरू हो गया। फिर शिमचोंग एक मछली खा जाती है तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मामा देखिए ना, वो जलपरी एक मछली को खा गई। तो उसकी मॉम कहती है कि जलपरी मछली को नहीं खाती, वो दोनों तो दोस्त होती हैं और जलपरी छोटी मछली का बहुत ख्याल रखती है। और फिर सब लोग शिमचोंग की पिक्चर्स भी बनाने लगते हैं। फिर मैनेजर वहाँ पर आता है और कहता है कि ये शो पहले शुरू किसने कर दिया, आखिर उसे अंदर किसने जाने दिया, आखिर उसे परमिशन किसने दी। तो वर्कर्स कहते हैं कि सर हम ये नहीं जानते। फिर वो लोग देखते हैं कि उनकी मरमेड तो अभी एक्वेरियम के पास आ रही होती है। तो मैनेजर कहता है कि अगर ये यहाँ है तो फिर पानी में कौन है। फिर जब सब लोग शिमचोंग की पिक्चर्स बना रहे होते हैं तो शिमचोंग वहाँ पर जॉन्जे को देख लेती है। तो शिमचोंग जॉन्जे के साथ साथ तैरते हुए आगे बढ़ती है और जॉन्जे को बुलाने की कोशिश करती है। और आखिरकार जॉन्जे शिमचोंग को देख के लेता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता तो वो चला जाता है। फिर शिमचोंग पानी से बाहर आने लगती है। मैनेजर के पास दूसरा मैनेजर आता है और कहता है कि अगर ये बाहर है तो पानी के अंदर कौन है। तो मैनेजर कहता है कि ओ तो तुम्हें खबर हो गई, अब आज के दिन ही ये सब कुछ होना था और तुम लोगों की सिक्योरिटी कहाँ है। फिर शिमचोंग वहाँ पर आती है तो मैनेजर कहता है कि क्या पानी के अंदर तुम थी और तुम किसकी इजाजत से गई थी वहाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पर जाने की। तो शिमचोंग बस चुपचाप सुन रही होती है। तो गार्ड कहता है कि तुम इनकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही। फिर जॉन्जे को नमदू का मैसेज आता है और वो कहता है कि देखो आज मुझे कौन मिला है, वो बोंगसिक होता है। नमदू कहता है कि ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मेरे पास एक और तस्वीर है जिससे ये साबित होता है कि तुम स्पेन में उस लड़की से मिले थे, तो अब तुम झूठ बोलना बंद कर दो। फिर जॉन्जे वो पिक्चर देखता है और उसमें शिमचोंग होती है। फिर जॉन्जे को याद आता है कि ये तो वही है जो मैंने अभी एक्वेरियम में देखी है। जॉन्जे भागता हुआ एक्वेरियम के पास जाने लगता है। फिर शिमचोंग के पास एक आदमी आता है तो शिमचोंग उसे एक्वेरियम में फेंक देती है और कहती है कि प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें। फिर शिमचोंग वहाँ से भागने लगती है और सभी लोग शिमचोंग के पीछे ही होते हैं। फिर जॉन्जे को दिखाते हैं वो भी शिमचोंग को ही ढूंढ रहा होता है। एक छोटा बच्चा गिरने वाला होता है, शिमचोंग उसे पकड़ती है और फिर जब शिमचोंग सामने देखती है तो उसके सामने जॉन्जे होता है। फिर जॉन्जे शिमचोंग के पास आता है और शिमचोंग अपनी आंखों में आंसू लिए जॉन्जे को देख रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब शिमचोंग ने जॉन्जे को पानी से बाहर निकाला होता है। फिर शिमचोंग जॉन्जे से कहती है कि मुझे माफ कर दो और अपना ब्रेसलेट उतारती है और कहती है कि तुम्हें ये चाहिए था ना, और ब्रेसलेट जॉन्जे को पहना देती है और कहती है कि अब तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा वादा निभाऊंगी। फिर चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए या फिर मैं सूरज की किरणों से जल जाऊं, और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं हमेशा याद रखूंगी तुम्हें, और जब भी मुझे तन्हाई सताएगी तो तुम्हारे पास चली आऊंगी, तुम्हारे पीछे चली आऊंगी मैं। आई लव यू जॉन्जे। और ये कहते हुए शिमचोंग रो रही होती है और फिर जॉन्जे का गुड बाय कहते हुए शिमचोंग वहाँ से चली जाती है। और शिमचोंग के जाने के बाद जॉन्जे को होश आता है। फिर जब जॉन्जे उठता है तो उसके पास मोती होता है जो शिमचोंग के रोने से आया होता है। और भी यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।